नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवात यास के बुधवार शाम तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में 1 जून तक निर्णय लेगी। राज्यों से कल तक सुझाव देने को कहा। देश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 11.34% हुई। दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाया गया। भारतीय रेल ने अब तक विभिन्न राज्यों में 15,284 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी के बाद योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के बारे में टिप्पणी वापस ली। और दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 7 पदक पक्के किए। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। चक्रवात यास बंगाल और ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कल और सघन हो गया और इसके बुधवार शाम तक पारादीप और सागर द्वीप के बीच तट से टकराने की आशंका है। ये एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है और ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत है। बालासोर और दीघा से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पे 1130 पर यह केंद्रीभूत था और ये उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में गति करके सुबह तक एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा और 25 तारीख शाम तक एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। 26 में उत्तर नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये हमारा प्रेडिक्टेड ट्रैक है। ये हमारा एरिया है जिसके अंदर ये साइक्लोन तट को पार कर सकता है। एज ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म विथ ए विंड स्पीड ऑफ 155 to 165 kmph एंड गस्टिंग टू 185 kmph। पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एकीकृत कमान एजेंसी आज से बचाव कार्य शुरू कर देगी। सेना, एनडीआरएफ और बीएसएनएल ने लोक निर्माण विभाग और कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम के साथ मिलकर इस आपदा से निपटने के लिए विशेष टीम बनाई है। आज से संबंधित क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है। ड्रोन विमानों से तटवर्ती क्षेत्रों की निगरानी रखी जा रही है और एनडीआरएफ की 32 टीमें राज्य में पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर इससे निपटने की तैयारी की है। जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। एनडीआरएफ ने तैयारी की है और स्टेट के साथ मिलकर तैयारी की है और जो अच्छी बात है वो ये कि भारत सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर इसका कॉग्निजेंस लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की। स्टेट के जो भी रिक्वेस्ट है उनको हम लोग अनुमोदित कर रहे हैं और टीम्स जैसे मांगी जा रही है वो दे रहे हैं और इसी तरह से एनडीआरएफ टीम भी तैनात की जा रही है और जहां जरूरत हो रही है एयरलिफ्टिंग के जरिए भी उनको पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में चक्रवात राहत शिविरों की व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट। संभावित चक्रवात को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे निपटने की हर संभव तैयारी की है। उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रभावित होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 3000 से अधिक आश्रय स्थल प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा कार्रवाई बल और अग्निशमन टीमें संवेदनशील जिलों में तैनात की जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को लोगों का जान बचाने के हर संभव उपाय करने तथा राज्य के भीतर और बाहर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने का निर्देश दिया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को तटवर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ पूरे तालमेल से काम करने का भी निर्देश दिया है। श्री मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क की जल्द बहाली पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों के साथ समुचित समन्वय रखने को कहा ताकि कोविड उपचार और टीकाकरण में कोई बाधा न आए। श्री मोदी ने चक्रवात के दौरान एहतियाती उपायों से संबंधित निर्देश स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने को भी कहा। सेना ने तूफान यास के प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वायुसेना के 15 मालवाहक विमानों ने जामनगर, वाराणसी, पटना और एर्नाकुलम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 950 कर्मियों और 70 टन सामग्री कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 16 विमान और 26 हेलीकॉप्टर तत्काल तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत की 10 खेप भुवनेश्वर और कोलकाता भेजे। पूर्वी कमान और अंडमान निकोबार कमान के 8 पोत राहत पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। 4 गोताखोर और 10 बाढ़ राहत टुकड़ियां कोलकाता, भुवनेश्वर और चिल्का में तैनात की गई हैं। ये टुकड़ियां बहुत कम समय के बुलावे पर नागरिक प्रशासन को उपलब्ध होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि 7 बाढ़ राहत दल और 2 गोताखोर दल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में तैनात रखे गए हैं। थल सेना की 8 बाढ़ राहत और इंजीनियर टास्क फोर्स की 3 टुकड़ियां नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर तैनाती के लिए तैयार की गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल प्रभावित राज्यों में नागरिक प्रशासन के संपर्क में है। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून तक या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में विचार के लिए राष्ट्रीय विचार विमर्श की अध्यक्षता की। इसमें परीक्षाओं के तरीके, प्रक्रिया, अवधि और समय के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि समूचा देश विद्यार्थियों की शैक्षिक भविष्य और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ है। हमारे अध्यापकगण ने फ्रंट लाइन पर आकर के पूरे वर्ष में छात्रों को अवसाद में नहीं जाने दिया। ऑनलाइन एजुकेशन यथासंभव वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंच सकते थे और पहुंच रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन और घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों ने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है। श्री पोखरियाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में जल्द ही सामूहिक फैसला लेकर उसकी जानकारी दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों में फैली अनिश्चितता दूर हो सके। कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे। श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला करने में 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों को उनके रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि अगर वो और सुझाव देना चाहें तो कल तक शिक्षा मंत्रालय को इन्हें भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चक्रवात यास के बुधवार शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से टकराने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में 1 जून तक निर्णय लेगी। राज्यों से कल तक सुझाव देने को कहा गया। देश में कोरोना संक्रमण दर घटकर 11.34% हुए। दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाया गया। भारतीय रेल ने अब तक विभिन्न राज्यों में 15,284 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी के बाद योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के बारे में टिप्पणी वापस ली। और दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 7 पदक पक्के किए। देश में कोविड संक्रमण की दैनिक दर कम होकर 11.34% हो गई है। 10 मई को संक्रमण दर 24.83% थी। पिछले 14 दिनों में कोविड संक्रमण की दर में 55% की कमी आई है। देश में कल एक ही दिन में 21,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। देश में कोविड वैक्सीन के वितरण के बारे में बात करते हुए केंद्र ने घोषणा की है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज आवंटित की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इनमें से 19 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज का उपयोग हो पाया है। इसमें बर्बाद हुई वैक्सीन भी शामिल है। सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 90 लाख कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। देश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार 7वें दिन 3 लाख से कम रही है। कल एक ही दिन में 2,40,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर 28,05,399 हो गई है, जो कुल संक्रमण का 10.57% है। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में भी सुधार हुआ है और ये 88.30% हो गई है। भारतीय रेल ने अब तक विभिन्न राज्यों में 936 से अधिक टैंकरों के जरिए 15,284 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने कई राज्यों को राहत दी। इन रेलगाड़ियों से कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। असम में कल पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन के साथ पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां देश में रोजाना 800 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। रेलवे ने ऑक्सीजन आपूर्ति स्थलों के लिए अलग अलग मार्ग बनाए हैं और राज्यों की किसी आपात जरूरत के लिए स्वयं को तैयार रखा है। आईएनएस जलाश्व ब्रुनेई और सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वेंटिलेटर सहित अन्य कोविड राहत सामग्री लेकर कल विशाखापट्टनम पहुंचा। कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। इसके तहत आईएनएस जलाश्व 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3,650 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 39 वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण कोविड राहत सामग्री लाया है। इनमें से 15 क्रायोजेनिक टैंक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। ये कोविड राहत सामग्री भारतीय दूतावासों ने उपलब्ध कराई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 मई से 30 मई एक सप्ताह के लिए रेमडेसिविर की अतिरिक्त 22,17,000 शीशियां आवंटित की है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि इससे पहले सभी राज्यों को 23 मई तक 76 लाख से ज्यादा शीशियां उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि देश भर में अभी तक कुल मिलाकर करीब 99 लाख शीशियां आवंटित की गई हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में घटते कोरोना संक्रमण को और तेजी से कम करने के उद्देश्य से लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में आज सुबह 5 बजे लॉकडाउन समाप्त हो रहा था, लेकिन अब ये 31 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केस घटने का सिलसिला जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को खोला जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि अगले 15 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह विभाग ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। त्रिस्तरीय लॉकडाउन के अंतर्गत परिवार, वार्ड, गांव, शहर और राज्य स्तर पर एहतियाती उपायों के पालन से बदलाव होने की उम्मीद है। पहले स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी लोगों का घर में प्रवेश रोकना होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 30 जून तक विवाह स्थगित रहने की अपेक्षा की गई है। जरूरी होने पर विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में कर सकेंगे, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थल तथा कार्य स्थल पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगर निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल तक जा सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से कम है, वहां कुछ प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश के 5 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने उनके जिले में पॉजिटिविटी दर कम होने के कारण 24 से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट देने का निर्णय किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन जिलों के अनुभवों के आधार पर 1 जून से अन्य जिलों में भी पॉजिटिविटी दर कम होने पर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध को कम किया जा सकेगा और कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी और अन्य आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी वापस ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने योग गुरु से अपना बयान वापस लेने को कहा था, जिसमें उन्होंने कोविड संक्रमण के उपचार के लिए एलोपैथी विधियों और दवाओं की आलोचना की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में योग गुरु की विवादित टिप्पणी पर भी नाराजगी जाहिर की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन के पत्र का जवाब देते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि वे इस विवाद को समाप्त करते हुए अपना बयान वापस ले रहे हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनके तहत घर पर रहें, योगाभ्यास करें विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला भी शामिल है। देश के 5 प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक संगठन मौजूदा स्थिति में महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार करेगा। मंत्रालय ने बताया कि श्रृंखला का पहला वेबिनार आज आयोजित किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के इस वेबिनार का विषय है बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति जागृत करना। 5 वेबिनारों की इस श्रृंखला का उद्देश्य लोगों को उन मुद्दों के बारे में जागरूक करना है जो मौजूदा कोविड संकट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अन्य 4 वेबिनार योग संस्थान है कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, अरहम ध्यान योग और कैवल्य धाम योग संस्थान द्वारा आयोजित किए जाएंगे। समाज में बदलाव लाने में संचार एक मजबूत माध्यम है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने इसे साबित कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के इस जिले में कोविड मामलों की संख्या बहुत अधिक है। यहां के ग्रामीण इलाकों में भी कई मामले सामने आए हैं। जिले के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कांगड़ा प्रशासन ने कोविड नियमों के पालन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई नवाचारी उपाय अपनाए हैं। एक रिपोर्ट। कांगड़ा जिले के जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं में जिंगल भी बनाए गए हैं। डीसी के अनुसार जनता ने प्रशासन की कोशिशों को सराहा है। श्री प्रजापति ने बताया कि वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए जिले में चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 की पहली लहर में भी कोविड प्रबंधन के लिए कांगड़ा प्रशासन की सराहना की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने से जिला अस्पताल में बेहतरीन बदलाव आया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर इशफाक अहमद ने आकाशवाणी श्रीनगर से बातचीत में कहा, हमारा जो यहाँ पे हॉस्पिटल डिक्लेयर होगा कोविड L3 फैसिलिटी, जो न्यू कैंपस DH बांदीपोरा है, गवर्नमेंट ने इसको किया है डिक्लेयर L3 फैसिलिटी। हमने यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का LSCS भी किया और नॉर्मल डिलीवरीज भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 पेशेंट्स, जिनमें से 8 की LSCS सर्जरीज हुई है, 4 की नॉर्मल डिलीवरीज, लेकिन वो भी कोविड पॉजिटिव थी। बोथ मदर्स एंड बेबीज आर डूइंग वेल। हम उन पे कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए हैं और उनमें से 1-2 को हमने डिस्चार्ज भी किया है, अभी बिल्कुल हेल्दी है, बेबीज भी हेल्दी है और हमारी जो डेडिकेटेड टीम्स हैं वो उन पे पूरी तरह से देखरेख में है। भारतीय महिलाओं ने दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 7 पदक निश्चित कर लिए हैं। कल शुरू हुई इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैरी कॉम, पूजा रानी, अनुपमा, लवलीना बोरोहिम, लाल बुआत सेही और मोनिका ने अंतिम 4 में जगह बनाई। मोहम्मद हसमुद्दीन, शिव थापा और सुमित सांगवान आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित पंघल, वरिंदर सिंह, विकास कृष्ण, आशीष कुमार, संजीत और नरेंद्र सहित 6 भारतीय मुक्केबाज पहले दौर में वाई मिलने के कारण क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इस चैंपियनशिप में 9 पुरुष और 10 महिलाएं सहित 19 भारतीय मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 27 देशों के भाग लेने की संभावना थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों से ये संख्या घटकर 17 रह गई। इससे पहले ये टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित होना था, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण इसे दुबई में स्थानांतरित किया गया। ये प्रतियोगिता भारतीय मुक्केबाजी संघ और दुबई मुक्केबाजी संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ ने इस प्रतियोगिता के लिए $4 लाख के पुरस्कार निधि की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में कल रात भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र चमोली जिले में जोशीमठ से 44 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पूर्व दिशा में था। देहरादून, पौड़ी और गढ़वाल जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन करके प्रधानमंत्री के लिए संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। 1922 नंबर पर मिस कॉल करके भी SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। लद्दाख अपनी असाधारण कला, संस्कृति और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े होने की वजह से इसे लघु तिब्बत भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। लेह से 100 किलोमीटर दूर तिरी गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप को पवित्र माना जाता है और इसे संरक्षित किया गया है। हमारी लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। लद्दाख अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं धरोहर की वजह से देश विदेश में जाने जाते हैं, जिनकी सुरक्षा एवं देखभाल यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी धरोहर है जिनकी सुरक्षा बौद्ध मठों द्वारा की जाती है। उनमें से एक है तिरी स्तूप, जो लद्दाख के पूर्व में लेह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तिरी नामक गाँव में विद्यमान है। तिरी स्तूप लद्दाख के प्राचीनतम स्तूपों में से एक है, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। अशोक काल में बनवाए इस स्तूप के महत्व के बारे में हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर सोनम अंगचुक ने स्पष्ट की है। चंगथंग की तिरी गांव में स्थित अशोक स्तूपा, जो कि लद्दाख में बौद्ध धर्म की स्थापना का सबसे प्राचीन सबूत माना जाता है। आज तिरी स्तूपा को लद्दाख में एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आज भी दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। यहाँ के मठ
पाथुम में लामाओं को देश विदेश की जानकारी के लिए एकमात्र साधन रेडियो है। लद्दाख की संस्कृति एवं धरोहर को बचाने और इसको बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ले का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ टिहरी गांव से मैं दिस्क डोलमा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर आज न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस से मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर वाशिंगटन डीसी में अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमिलिंदु, कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने को अखबारों ने अहमियत दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कश्मीर से केरल तक बढ़ गई पाबंदियों की मियाद। देश में कोरोना से कुल 3 लाख लोगों की मौत, मरीज घटे लेकिन मौतें बढ़ी। 30% से अधिक लोगों की मृत्यु। महाराष्ट्र में 9 राज्यों में 10,000 से अधिक लोग काल के गाल में समाये। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्य का कहना है, कोरोना से जून की शुरुआत से मिलने लगेगी राहत, स्वस्थ होने की दर बढ़ी। दैनिक भास्कर पॉजिटिव ट्रेंड शीर्षक से लिखता है, बुजुर्गों की मौत में तेज गिरावट, टीके से ही थमेंगी मौतें। इसकी झलक दक्षिण के राज्य में दिखने लगी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, 1.5 घंटे के प्रश्न पत्र पर कई राज्य सहमत। दूसरे विकल्प में बहुवैकल्पिक सवालों पर जोर। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, रद्द नहीं होंगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज्यादातर राज्य परीक्षाएं कराने के पक्ष में। 1 जून तक तारीखों का ऐलान संभव। दैनिक जागरण का कहना है कि कोरोना संक्रमण में गिरावट के साथ कई राज्यों में जून के पहले सप्ताह से अनलॉक की उम्मीद में कंपनियों में उत्पादन शुरू करने के लिए कमर कसी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में को भी कामकाज बढ़ने की उम्मीद। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तेजी से बढ़े इंश्योरेंस क्लेम करने वाले ग्राहकों की संख्या। इरडा के निर्देश के अनुसार बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा में कोरोना के इलाज का खर्च शामिल कर रही हैं। अब तक 22,955 करोड़ रुपए के दावे का निपटान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात यास के बुधवार शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से टकराने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में 1 जून तक निर्णय ले लेगी। राज्यों से कल तक सुझाव देने को कहा गया। देश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 11.34% हुई। दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाया गया। भारतीय रेल ने अब तक विभिन्न राज्यों में 15,284 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी के बाद योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के बारे में अपनी टिप्पणी वापस ली। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।